यानी पैसे की बात करेंगे हम लोग, चूँकि ये फाइनेंस का एक शो है तो उसके रिलेटेड बात रहेगी, है ना। कुछ दूसरे धंधे भी किए, ट्रक खरीदा, ट्रक चलाया, ट्रक फिर बेचा, वापस फिर एग्रीकल्चर में आया। खेतों फर्टिलाइजर्स डालना पड़ता है जो हमारे उस लाइन में डलता है। मार्केटिंग अपने माल को बेचना कैसे है, ये आइडिया आपको कहाँ से आया और कैसे आया? कोल्ड स्टोर की बात कर रहे थे हम लोग, तो कोल्ड स्टोर का आपने व्यापार जब शुरू किया तो कोल्ड स्टोर के व्यापार में किसान से एक व्यापारी बनने की जो यात्रा है उसके लेके आपके थोड़े विचार बताओ कि वो कैसी रही और क्या क्या आपको फायदे हुए उससे। वो 3 रुपये सैकड़ों में पैसे मिलते थे। जब धीरे धीरे उनसे हमने व्यापार शुरू किया, व्यवहार शुरू किया तो। हाय फ्रेंड्स, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है मिस्टर बाबूलाल चौधरी। चौधरी जी की बात करूं तो वो तकरीबन 69 ईयर्स ओल्ड हैं आज, जब 2024 में हम ये शूट कर रहे हैं। और 69 की उम्र में भी वो बहुत पैशनेट और एनर्जी के साथ अपने बिजनेस और फार्मिंग को रन कर रहे हैं। इस एपिसोड के अंदर उन्होंने किस तरह किसानी करनी चाहिए, किसानी के साथ आपको बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो किस तरह का बिज़नेस करना चाहिए, इस सब के बारे में बताया है। और इस एपिसोड के अंदर आप एक चीज़ और जानेंगे कि आपकी क्रेडिट किस तरह वैल्यूएबल होती है और किस तरह आपको हेल्प कर सकती है अपनी लाइफ में आगे जाने की, और किस तरह एक 17 साल के लड़के ने अपने बिना किसी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के 200 करोड़ का एम्पायर खड़ा किया। ये आपको समझ में आएगा, तो आखिरी तक इस एपिसोड को देखें और इसको उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि किसानी से जुड़े हुए हैं या एग्रीकल्चर के किसी भी तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। बाउदा, आज के शो में जो हम लोग बात करने वाले हैं इसके विषय में शुरू में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, किसानी, है ना, और व्यापार। कि आप भी किसानी के बैकग्राउंड से आते हो, मैं भी किसानी के बैकग्राउंड से आता हूँ। ठीक है सर। और हम दोनों बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि किसानों की स्थिति वास्तविक कैसी है। वास्तविक अच्छी नहीं है ना। तो ये अच्छी क्यों नहीं है इस बारे में बात करेंगे, प्लस ये अच्छी कैसे हो सकती है इसके बारे में हमारा फोकस रहेगा। और तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़ का रहेगा वो है कैपिटल, यानी पैसे की बात करेंगे हम लोग, चूँकि ये फाइनेंस का एक शो है तो उसके रिलेटेड बात रहेगी, है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग। आपकी थोड़ी कहानी बताओ कि कहानी शुरू कहाँ से हुई और आज कहाँ हैं हम। भाई कहानी तो ये हुई कि जब मैं 17 साल की उम्र में से मैंने काम शुरू किया। छोटे से कृषक थे, ज़मीन छोटी सी थी। कितनी ज़मीन थी उस समय आपके पास? मेरे पास 9.5 बीघे ज़मीन थी। ओके। उसमें भी आधी में पानी नहीं था। आधी में पानी नहीं था? हाँ, वहाँ से शुरुआत हुई। वहाँ से शुरुआत करते करते कुछ दूसरे धंधे भी किए, ट्रक खरीदा, ट्रक चलाया, ट्रक फिर बेचा, वापस फिर एग्रीकल्चर में आया, खेती करना शुरू की। और खेती करना शुरू की तो खेती तरीके से की, मतलब खेती के कुछ कुछ ऐसे वो है गुण जिनको अपने को याद रखना पड़ता है। जैसे कि पहले तो है कि खेती में सबसे पहले ये होता है कि लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, खाद के ऊपर। खेती में विशेष करके जितना खाद है वो डालना पड़ता है। हाँ। तभी फसल पैदा होती है। ओके। दूसरी बात है कि समय से खेती को करना पड़ता है। जैसे आज खेती का समय है, हमको आज ही बोना है तो आज ही बोना है, मतलब उसको कल अगर हम लगाएंगे तो वो समय उसका निकलता है। फिर खेती को जिस तरीके से किया जाता है वो तरीका नहीं अपनाते हैं लोग। जैसे कि आज की मांग है ड्रिप इरिगेशन, या बोले तो फव्वारे की जो खेती होती है, जैसे स्प्रिंकलर वगैरह है, वो हमारी मांग है आज। लेकिन लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं और उसको नहीं करते हैं, मतलब क्योंकि ड्रिप इरिगेशन में ऐसा होता है कि जो फसल हम 1 एकड़ से जो निकालते हैं उससे 1.25 गुना, मतलब जैसे 100 कट्टे हम कई चीज़ 1 एकड़ में निकालते हैं तो हमको 125 कट्टे या 150 कट्टे हमारे ड्रिप इरिगेशन में निकलते हैं। इतना अंतर आता है? खुद अंतर आता है, लेकिन लोग करना नहीं चाहते हैं, उसको अपनाना नहीं चाहते हैं। अच्छा, उसमें पैसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें इतना पैसा लगता है, जितना पैसा लगता है वो उसी सीजन में उसको पैसे मिल जाते हैं। कितना अंतर आता है, एक मुझे कैलकुलेशन? मेरे को लगता है कि आज की तारीख में, जैसे मैंने जब लगाया था, जब तो मैंने बहुत स्कीम से लगाया था, गवर्नमेंट से वो सब्सिडी ले ली, और जो लोग 16 mm पे जा रहे थे तो मैंने 12 mm पे जा कर के खेती की, जो 8-10 साल तक चलाई मैंने 12 mm ड्रिप। तो मैंने उस समय में 7-8 हज़ार रुपये, मतलब 10,000 रुपये एकड़ में मैंने कर लिया था। ये कब की बात है? ये बात है आज से 15 साल पहले की। और आज कितने में आएगा सेम? आज समझ लो कि हम अगर सही तरीके से करने जाएंगे तो 30 से 35 हज़ार रुपये लगता है। और 1 एकड़ का? एक एकड़ का समझ लो 50,000 रुपये। 50,000 रुपये? हाँ, 1 एकड़ का 50,000 लगता है, लेकिन वो 50,000 आपको उस एकड़ से एक ही साल के अंदर मिल सकता है।
मिल सकता है। मिल सकता है। हम उस खेती को उस तरीके से करें जिस पे खाद पानी और उसका ध्यान दें। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज के ज़माने में पानी की विशेष दिक्कत है। और ड्रिप इरिगेशन में सिर्फ 40% पैसा लगता है, 40% पानी लगता है, सॉरी। अच्छा, जो ड्रिप इरिगेशन करते हैं उसमें हमको जो पानी फ्लड पिलाते हैं उससे सिर्फ 40% पानी खेती में लगता है उत्पादन करने के लिए। सबसे मेन चीज़ तो ये है। मतलब कम पानी में भी ज़्यादा, कम पानी में नहीं, कम पानी में ही खेती होती है। मतलब ड्रिप लगाना इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास पानी है तो ड्रिप नहीं लगाऊं। हाँ, ड्रिप लगाने से जब पानी बचता है तो पानी तो सभी के लिए बचता है ना, मतलब एक व्यक्ति के लिए बचता नहीं है। एक हमारे मित्र हैं, मोड़ासा गांव है गुजरात के अंदर। मैं वहाँ गया था तो उन्होंने बोला कि पहले हमारे पास पानी की बहुत दिक्कत थी। तो मैंने कहा फिर कैसे समस्या सुलझी भाई, आपके यहाँ कहीं नहर आई, तालाब बना, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कुछ नहीं, हम सब लोगों ने मिल करके ड्रिप इरिगेशन किया है तो आज हमारे पास 30 फीट के ऊपर पानी का लेवल है। क्या बात कर रहे हैं? जी साहब, ये कंडीशन है। हम अगर सब लोग ड्रिप इरिगेशन अगर अपना लें, जितने भी किसान हैं सब ड्रिप इरिगेशन अपना लें तो मेरे को लगता है कि पानी की कहीं भी कमी नहीं होगी। एक व्यक्ति को भी ऐसा नहीं रहेगा कि पानी नहीं मिला, सभी के लिए इतना पानी बचता है। तो अपनाते क्यों नहीं फिर ये लोग? अपनाना मतलब मेहनत करना पड़ती है। किस तरह की मेहनत? अच्छा, सबसे मेन चीज़ ये है शेखर भैया कि ड्रिप लगाते समय थोड़ी मेहनत है। 2 से 3 मजदूर लगते हैं, 4 मजदूर 1 एकड़ को लगते हैं। लेकिन उसके बाद में कैसी ठंड हो, कैसी गर्मी हो, कैसा क्या हो, हमको उसमें हाथ भी नहीं लगाना, सिर्फ वाल चेंज करना है। बस वाल चेंज करना। ये हमारे वाल में इतने एरिया में इतना एक घंटे चल गया पानी, हम इस वाल को दूसरे को चालू करें, इसको बंद करें, बस इतना काम करना है। यानी मैन पावर भी कम लगेगी? मैन पावर तो आपका मतलब लगेगा ही नहीं। मेरे यहाँ यूँ 116 बीघे ज़मीन है, मतलब हम बीघे से बात करते हैं। उसके अंदर सिर्फ 2 व्यक्ति पूरा एरिया मैनेज करते हैं। उसके अंदर खाद देना, पानी देना, ये वो सब कर लेते हैं। 116 बीघा में? 116 बीघे में 2 व्यक्ति कर लेते हैं। और अगर ये नहीं होता तो कितने लोग लगते? नहीं होता तो मेरे को लगता है कि 116 बीघे पे मेरे को 10 आदमी लगते हैं। 10 आदमी तो कम से कम लगते हैं, 10 से 15, 10 आदमी तो लगते ही लगते पक्का। मेरे को 8 आदमी की वो बचत है। दूसरी बात है कि मेरा उत्पादन बहुत बड़ा है। कैसे? मैंने एक बार सोचा था कि मैं अब कभी आलू की खेती नहीं करूँगा, मेरे यहाँ आलू होता ही नहीं है। लेकिन जब से ड्रिप इरिगेशन आया है, जब से मैं 1 एकड़ का आपको बता दूं सही तरीके से नहीं करते, मेरे को लगता है कि 180 से 200 कट्टे के आसपास आलू निकलता है 1 एकड़ का। मतलब अगर इसको पैसे में कन्वर्ट करें तो कितने का? पैसे में कन्वर्ट करें तो जो हम खेती करते हैं, तो जैसे साधारण हमने खेती की तो आज हमारे पास 50,000 रुपये अगर किसी से निकला है तो हमको सीधा 1 एकड़ पे 75,000 मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं? सीधा 25,000 ही ज़्यादा मिलेगा हमको। और अगर ये ड्रिप नहीं होता तो कितना? ड्रिप नहीं होता तो हमको 50,000 ही मिलता। इतना अंतर है? बहुत अंतर है, लेकिन करना नहीं चाहते हैं लोग सही तरीके से उसको समझना। मतलब ड्रिप इरिगेशन ऐसा नहीं कि ये ड्रिप लगा दी और खेती हो गई, ऐसा नहीं है। उसको सबको समझना पड़ेगा। हमारे पास कितना बोर क्या है, बोर में पानी कितना है, पानी से आता कितना है, लाइन कितनी बड़ी है, उसमें डालना है, कितने बड़े एरिया में चलाना है, ये बहुत सारी चीज़ें समझना पड़ती। फिर मेन चीज़ ये है कि खेती का सिस्टम ये है कि हम उसको ड्रिप को लगा करके और उत्पादन ले लेंगे, ये भी नहीं चलता है। हाँ। उसमें भी हमको फर्टिलाइजर्स डालना पड़ता है। जो हमारे उस लाइन में डलता है वो फर्टिलाइज़र हमको डालना पड़ेगा। फर्टिलाइज़र से ही हमको, जैसे आलू में पानी इतना देते हैं लोग कि जब फ्लड पानी देते हैं तो या तो उसके गले से ऊपर निकाल देते हैं या फिर उसकी लेवल से नीचे चले जाता, तो पानी वो 4 दिन सूखा रहता है और 4 दिन इतना पानी रहता है कि वो काम ही नहीं कर पाता है। और ड्रिप इरिगेशन में ऐसा होता है कि हमको इसकी जड़ के पास पानी ले जाना है, 1.5 घंटे सिर्फ चलाना है लाइन को, 1.5 घंटे चलेगी और 20 मिनट पहले खाद देना है। वो खाद भी सिर्फ उसकी जड़ के पास जाकर रुक जाए, जो पौधा आराम से उसको ले ले। ऐसा सिस्टम है, उसको सब समझना पड़ेगा। तो उस ड्रिप इरिगेशन में करना पड़ता है। दूसरी बात है, फिर हम वहाँ से हमने उत्पादन तो कर लिया, लेकिन उसको बेचना किस सिस्टम से है, किस तरीके से बेचना है, मार्केटिंग कैसे करना है। अब लोग बेचते हैं, मान लो जो भी लोग बेचते हैं, मतलब उनका हमने नहीं बोलता हूँ, लेकिन उससे कहीं भी हम 1 से 1.5 रुपये किलो का हम पैसा ज़्यादा ले लेते हैं कहीं से भी। कैसे? देखो, एक तो मार्केटिंग सिस्टम ये है कि हम सब बाहर से जुड़े हुए लोग हैं, बॉम्बे से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं,
तो यहाँ से हमको 1 से 1.5 रुपया बॉम्बे ज़्यादा ही मिल जाता है। तो हमको करना कुछ भी नहीं, जैसे इस मंडी माल भेजना उस मंडी माल भेजना, कुछ नहीं करना। सब लगे लगाए हैं, वहाँ भी आड़त है, वहाँ भी लोग संभालते हैं, बेचते हैं, पैसा बेचते हैं, सब होता है। लोग पैदा करना जानते हैं लेकिन बेचना नहीं जानते हैं, ये सबसे मेन चीज़ है। तो ऐसा क्यों है मगर? ये हमारी नादानी है कृषकों की नादानी या अज्ञानता समझे हम, या अज्ञानता भी हो सकती है। अज्ञानता तो नहीं कहेंगे पाउदा, बिकॉज देखिए अगर आपको पता है तो ये उनको भी पता होगा। नहीं, कुछ लोग करते भी हैं, हमारे साथ में भी है। और पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कम से कम यूँ समझ लो कि 150 व्यक्तियों को बताया होगा या करवाया होगा। उनके खेत पे जाकर के भी करवाया है मैंने, लेकिन उसमें से भी कुछ भी 25% 30% लोगों ने तो बंद कर दिया है, 50% नहीं बंद कर दिया, क्योंकि उस समय में उसमें मेहनत होती है, फिर सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं, फिर फर्टिलाइजर सही तरीके से नहीं डालते हैं, फिर उत्पादन मिलता नहीं है। अरे कौन करे, ऐसे ही फ्लड में इतना तो मिल जाता है, अपने को करके बंद कर देते हैं। उसको लॉन्ग लाइफ चलाओ आप, तो उसमें फ़ायदा मिलता है। ये जो मार्केटिंग का आपने बोला कि मार्केटिंग अपने माल को बेचना कैसे है, ये आइडिया आपको कहाँ से आया और कैसे आया? बहुत ये तो मार्केट में जब चलता है आदमी तो धीरे धीरे सभी सीख जाता है। उसको समझना पड़ता है कि एक्चुअल कंडीशन में आया हूँ तो इस मार्केट में कैसा पैसा मिल रहा है, फिर हम उनको बाहर से बात करके पता लगता है। फिर थोड़ी हिम्मत भी चाहिए आदमी को। जैसे गौरलिक में अभी वहाँ से लेकर आया हूँ 43,000 रुपये क्विंटल, 430 रुपये का 1 किलो लहसुन ऊटी से। अब लोग कहते हैं कि उसको क्यों लेकर के आया यार, इतना भाव तो होना ही नहीं चाहिए, उसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। लेकिन वो हमारी सोच है कि क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। एक्चुअल कंटेंट में साधारण सी जो लहसुन गार्लिक होती है उससे वो गार्लिक जो है यूँ समझ लो कि आप 30 से 40 रुपये किलो ऊपर बिकती है। तो उसका जो बीज का जो डिफरेंस है वो पैसा ऊपर वाली बिकने वाली ही में से ही निकल जाता है। सही है। और उसकी उत्पादन होने की गारंटी है कि वो उत्पादन हो जाएगी, और इसकी गारंटी नहीं कि उत्पादन हो जाएगी। लेकिन लोगों का समझ ये है कि भैया आप क्यों लेकर के इतना महंगा है, इतना ऐसा है। अब वो तो समझने की बात है, वो केवल प्राइस देख रहे हैं, मतलब वो प्राइस देख रहे हैं, लेकिन प्राइस के बीच में जो कंडीशन है, क्वालिटी है और बाकी चीज़ें हैं, गारंटी है, वो नहीं देख रहे। उत्पादन है। हाँ। सबसे मेन चीज़ तो उत्पादन है, वो उत्पादन उसका होगा ये गारंटी है उसकी। तो ये सब विचार आपके दिमाग में आते कहाँ से? क्योंकि आपकी जो उम्र है उस उम्र में लोग रिटायरमेंट होने का सोचते हैं और आप इनोवेशन का सोच रहे हो। एक्चुअल कंडीशन में 69 है। 69 की एज हो गई आपकी? वो तो ठीक है, लेकिन अब वो तो काम है हमारा, एग्रीकल्चर, खेती करना है मतलब। ये पैशन का मतलब सोर्स कहाँ से लाते हो आप इतना पैशन 69 की एज में? मतलब लोग घर में बैठे हैं बस। सोच है तो अब अपना जितना रखो जितना करो उतना बढ़िया है बस, और क्या है। अच्छा, एक और आपके बारे में मैं जानता हूँ पर्सनली कि आप व्यापारी में हो, है ना? तो किसान, जैसे आपने 17 साल में आपने ट्रक ड्राइवर चलाया, फिर वापस वहीं चलते हैं, फिर आगे क्या हुआ वो बताएं। बस उसके बाद मैंने ज़मीन खरीदी, और ज़मीन भी इस तरीके से खरीदी कि आपको उसकी ख़रीदने की सिस्टम बताऊंगा कि सिर्फ उसको 15,000 रुपये दिए, 1,16,000 में वो ज़मीन मैंने खरीदी। वो 15,000 रुपये दिए, उसको 1 लाख बाकी किए, वो 1 साल बाद दिए। वो ज़मीन का आज से वो लिया, और उसी ज़मीन में से उत्पादन कर करके उसमें से 60,000 रुपये तो मैंने कमा लिए, और बाकी इधर उधर से करके उसको पैसे दे दिए। ऐसे उधार में मेरे को ज़मीन मिलती गई, उधार में ज़मीन में लेते गया और चलते गया। तो धीरे धीरे करके मैंने 116 बीघे ज़मीन इकट्ठी कर ली। आज उस ज़मीन की कॉस्ट क्या हो गई होगी? वो आज की ज़मीन की कॉस्ट है 200 करोड़ रुपए। क्या बात कर रहे हैं? 200 करोड़ तो ज़्यादा ही है, लेकिन उसकी कीमत है आज इतनी तो हो। हाँ, मतलब वो दाब है ना। अगर अपन बेचने जाएँ तो आज की तारीख में नहीं करते, मेरे को लगता है कि वो 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए में बिक सकती है, ऐसा बेचने जाएँ तो। पर उसकी में भी स्कीम की है हमने, मैंने भी वो रेशो में दे दी है उसको कॉलोनी के लिए। अच्छा, आप अभी बिल्डर के? हाँ, बिल्डर केस में मैंने उसमें जो है ठीक है रेशो में दे दी, तो वो उसका पैसा तो बहुत मिलेगा, वो तो खैर ठीक है, वो बात अलग है। मगर एक बात है, आपने बात बोली कि आपको उधारी में ज़मीन मिलती गई, आप खरीदते गए। तो लोग आप पे भरोसा क्यों कर लेते थे? क्योंकि देखो हम पे तो नहीं करेगा या और किसी किसान पे तो नहीं करेगा। नहीं, देखो एक तो ऐसा रहता है कि आदमी का व्यवहार रहता है। अगर मैं आगे किसी से मैंने ज़मीन खरीदी और मैं उसका पैसा नहीं देता तो आगे मेरे को ज़मीन नहीं मिलती। मैंने बरोबर पीछे वाले को पैसा दिया है जब मेरे को आगे ज़मीन मिली है। मतलब अपना व्यवहार ठीक रखें। व्यवहार के कारण ही मिलती है। आचार विचार और व्यवहार तीनों चाहिए, बढ़िया चाहिए तो काम हो जाता है बस। वाह यार।
तो आचार विचार और व्यवहार की बात, फिर जब ये ज़मीन आप खरीदते गए आगे तो आपने बीच में कोल्ड स्टोर का बिजनेस भी शुरू किया। क्या हुआ साहब कि हम एक जगह बैठे थे, उन्होंने बोला अपन कोल्ड स्टोर बना ले, तो बगैर सोच से बोल दिया बना लेते हैं। करके काम शुरू कर दिया। 14 में ज़मीन खरीदी मैंने, दिसंबर में 2014। हाँ 14 में खरीदी और उसको बनाने का काम शुरू किया मार्च में 15 में, और 16 से सीजन ले लिया हमने। तो 3 जने के पार्टनरशिप में बनाया हमने। कोल्ड स्टोर क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो कोल्ड स्टोर भी नहीं पता क्या है। यानी कोल्ड स्टोर तो करीब करीब जिन लोग हैं और इनसे रिलेटेड सबको पता है। और कोल्ड स्टोरेज मतलब एक ठंडा बक्सा रहता है, समझ लो, उसके अंदर जो माल रखते हैं वो ख़राब नहीं होता है, मतलब ठंडे के कारण। ओके, और क्या क्या माल उसमें रखा जाता है? माल तो सभी चीज़ रख लेते हैं, जैसे किराना पूरा आता है, जो भी किराना है वो सब आ जाता है उसके अंदर। वैसे हम तो विशेष करके आलू रखते थे, फिर गाजर आई, बीट आया, चना है, सौंफ है, धनिया है, जीरा है, ये सब रखाती है उसमें। मतलब बहुत सारी चीज़ें, एप्पल है, ये वो सब चीज़ें रखाती है। तो कोल्ड स्टोर का आइडिया आपको जो था वो आप कोल्ड स्टोरेज तो क्या हुआ है, हमको जो हम आलू जो हमारा रहता था उसका बीज रखने के लिए हमको इंदौर में जगह नहीं मिलती थी। जिसके पास जाते थे वो कोल्ड स्टोरेज वाले, वो धकेल देता था हमको। तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने कहा अपन एक काम करते हैं कि हम 100 जने मिल जाते हैं और 1-1 लाख रुपए लगा करके 1 करोड़ रुपए में उस समय में कोल्ड स्टोरेज बन जाता था। ये कब की बात है? ये 95-96 की, 1995-96 में। तो फिर हम ऐसे करके हम 22 लोग इकट्ठे हुए। 22 लोगों ने, किसी ने 2 शेयर लिए, किसी ने 1 लिया, किसी ने 3 लिए, ऐसे करके हमने 50 शेयर इकट्ठे किए और कोल्ड स्टोरेज बनाया। तो वहाँ से हमको कोल्ड स्टोरेज का आइडिया आया। वो कोल्ड स्टोर आज भी चल रहा है? वो कोल्ड स्टोरेज आज भी चल रहा है। उसको मैंने खुद ने 15 साल बगैर एक पैसा लिए मैंने खुद ने चलाया उसको। क्या बात है! 15 साल मैंने उसको एक पैसा भी नहीं लिया उससे, स्टोर से, और मैंने उसको चलाया और उसको फ्री करके उसके बाद वहाँ से निकला हूँ मैं। कितने किसानों को उसने हेल्प किया होगा? हेल्प तो देखो, कोल्ड स्टोरेज में हेल्प की आवश्यकता ही नहीं रहती है, माल आता है, जाता है और रेट मिल जाता है। मतलब कितने किसानों को फ़ायदा हुआ उससे, आपके एक कोल्ड स्टोर बनाने से? किसान क्या, एरिया तो उसको 1 लाख कट्टे का, मतलब 85,000 कट्टे का बनाया था हमने वो। तो अब जैसे किसी को 1,000 कट्टा रखना है, किसी को 100 रखना है, किसी को 200 रखना है, तो 400-500 किसान तो उससे जुड़ ही जाते हैं एक कोल्ड स्टोर से। बाप रे! तो फ़ायदा तो मिलता है सबको, फ़ायदा तो मिलता है सबको। मतलब हमारा भी माल सिक्योर हो गया और लोगों का भी हो गया। तो वहाँ जाके फिर जब सब लोगों को आइडिया आने लगा तो बहुत सारे कोल्ड स्टोर बनने लगे। अभी क्या कंडीशन है कि बीजलपुर के सिर्फ मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ के 15 से 16 कोल्ड स्टोरेज मालिक हैं अभी हैं इतने लोग हैं। और शुरुआत आपने ही करी थी? शुरुआत हमने ही करी। शुरुआत सबसे मैंने पहले की थी। सबके साथ मीटिंग की, सब ग्रुप बनाया, ऐसा किया। पहले हाथोद वालों के साथ कर रहे थे, फिर हाथोद वाले पीछे हट रहे थे तो हमने बीजलपुर वालों को एक्टिव किया और यहाँ से हमने शुरुआत की। आपको डर नहीं लगा ये सब करते हुए? नहीं, हिम्मत तो होना चाहिए आदमी में, किसी भी काम करने के लिए हिम्मत तो ज़रूरी है। बगैर उसके तो हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। आप रोड पे नहीं चल सकते। नहीं, हिम्मत तो चाहिए आदमी को। मतलब ये हिम्मत कहाँ से? क्योंकि देखिए आपकी जो बात है उसमें 1 करोड़ रुपए 95 में बहुत बड़ा अमाउंट था। हाँ, तो मैंने बोला भी ना कि 1-1 लाख रुपए करना है हमको। तो बड़े बड़े किसान अपन इकट्ठे हो जाते हैं और एक कोल्ड स्टोर बना लेते हैं। किसी के पास जाने की ज़रूरत क्या है, हम अपना माल रखेंगे और लोगों का भी रखेंगे। मतलब आपकी कहानी से देखो मुझे 2-3 चीज़ समझ में आई कि पहले तो आप क्रेडिबल हो, आपका बात होनी चाहिए, सोच होना चाहिए आदमी की कि ऐसा करने से ऐसा होगा, है ना? हो जाता है। उससे भी पहले जो आपने बात बोली कि आपको लोगों ने उधारी में ज़मीन दे दी, तो उसके लिए आपकी जो आपने शुरू में बात बोली थी कि बात की बात होनी चाहिए। मेरे को जितनी ज़मीन मिली सब उधारी में मिली। दूसरा, साहस होना चाहिए आदमी के अंदर, बहादुर होना चाहिए आदमी, डरपोक आदमी कुछ नहीं कर, दिमाग भी होना चाहिए। और दूसरी बात है कि आदमी के अंदर कभी भी नीयत में बेईमानी नहीं होना चाहिए, बेईमानी नहीं होना चाहिए। तो आदमी आगे चल करके काफ़ी तरक्की कर सकता है। बट अभी तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि बिना बेईमानी के पैसे ही नहीं कमा सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ कि बेईमानी से पैसा ही नहीं कमा सकते हैं, और कमाते हैं तो उसको तो तसल्ली नहीं मिलती है, कभी वो रह नहीं सकता सीधे तरीके से। मैं तो कहता हूँ जितना ईमानदारी से कमाओगे उतने ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट ये बहुत सारे लोगों का मानना है, ये बहुत गलत है, वो बहुत गलत है, वो बहुत ही गलत है कि हम गलत तरीके से पैसे कमाएं और हम तरक्की करें। ऐसा हो ही नहीं सकता है।
चलो अच्छा, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट कि आप अभी कोल्ड स्टोर की बात कर रहे थे हम लोग, तो कोल्ड स्टोर का आपने व्यापार जब शुरू किया तो कोल्ड स्टोर के व्यापार में किसान से एक व्यापारी बनने की जो यात्रा है उसके लेके आपके थोड़े विचार बताओ कि वो कैसी रही और क्या क्या आपको फ़ायदे हुए उससे। देखो, जो काम है वो सब इतने आसान नहीं है, कोई भी हो। अपन व्यापार में भी जाएं तो व्यापार भी इतना आसान नहीं है। तो कोल्ड स्टोरेज बनाने की जो मंशा थी हमारी वो तो इतनी बढ़िया थी कि उसका कोई लाजवाब था, लेकिन उसको बना करके चलाना और सही तरीके से सही, उसमें काफ़ी समस्याएं आती है। बहुत सारे पैसे का सबसे बड़ा फैक्टर है। आपको तो पता है हमारे पैसे के मामले में फैक्टर का तो पैसे का बड़ा फैक्टर है उसमें कि एक कोल्ड स्टोर को बनाने का खर्चा कितना था आज तकरीबन? आज की तारीख में तो बहुत ज़्यादा था। आज अगर हम 6000 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज बनाने जाएंगे तो मेरे को लगता है कि आज की तारीख में 8 से 9 करोड़ रुपए लगेंगे। 8 से 9 करोड़ रुपए। इसमें ज़मीन का प्राइस इंक्लूड? नहीं, ज़मीन का प्राइस नहीं, ज़मीन अलग है। 9 करोड़ रुपए लगेंगे बरोबर। हाँ, ज़मीन अलग है साहब इसमें। आज तो बहुत महंगा हो गया है, मतलब महंगा उस दिन उस समय में वैसा ही था वो भी, लेकिन आज ज़मीन बहुत महंगी हो गई है। ज़मीन बहुत महंगी हो गई है तो बहुत पैसा लगता है। अच्छा, दूसरी बात उतनी इनकम नहीं है। एक कंडीशन तो ये रहती है कि जैसे मैंने आज कोल्ड का रेंट आया मेरे पास 60 लाख रुपए और मेरे को बैंक की किस्त ही 80 लाख रुपए आई। अब 20 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? सही बात है। वो भी पैसे मिलाए हमने, अपनी खेती से मिलाए, ऐसे इधर उधर से मिला करके उसमें भी वो भी काम किया। तो ऐसा है कि 4 साल तक तो उसमें पैसा मिलाना पड़ता है। फिर उसकी जो वो रहती है, मतलब इनकम और जो अपनी पैसे भरने की बैंक की जो इंस्टॉलमेंट मिलती है उसका लेवल हो जाता है। 4 साल तक तो हमको पैसे मिलाना पड़ता है। मैंने 2016 में कोल्ड स्टोरेज चालू किया था, आज तक भी कोल्ड स्टोरेज से 1 रुपया मेरे को वापस रिटर्न नहीं मिला है। ओके। हाँ, वो कोल्ड स्टोरेज का पैसा पहले बनाया 6000 मीट्रिक टन का, बना करके जब उसका पैसा निकलते निकलते मैंने दूसरा बना लिया, तो पैसा मिलेगा कहाँ से? अच्छा, आपने री इन्वेस्ट कर दिया वहाँ पे? तो उसमें भी पैसा जेब से लगाया, कुछ पैसा जेब से उसमें भी लगा है। पर हाँ, अब वो धीरे धीरे जब पैसा उतर जाएगा तो वो हमारी चीज़ बन जाएगी। मतलब जिस जगह को मैंने ख़रीदा था 65 लाख रुपए बीघे में, उस ज़मीन की कीमत है आज 5 करोड़ रुपए बीघा। बहुत बड़ा एप्रिसिएशन है तो कोल्ड स्टोरेज मैंने 7 करोड़ में बनाया था, 7 करोड़ में, वो 9 करोड़ से कम में बन नहीं सकता। तो आपने वहाँ भी 1.5-2 करोड़ रुपए निकाल लिए? और हाँ, वो भी निकल गए ना, मतलब वो तो वैल्यू बड़ी है उसकी, अपन ने तो कुछ नहीं करा। एक बात बताइए, मैंने अक्सर किसानों से एक बात सुनी है कि यार पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं ये है। तो सभी के साथ रहता है। पैसा कोई भी नहीं, कोई व्यापारी भी नहीं बोलेगा कि मेरे पास पैसे हैं। तो ये जो आप पैसे नहीं है की समस्या है, आप कैसे सुलझा लेते हैं? सबके साथ रोना है, वो तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो तो पैसे तो रहते ही नहीं, काम करना होता है। नहीं तो आपके पास कोई ऐसा मैजिक फार्मूला है क्या कि जिससे आप ये समस्या को सुलझाते हैं? पैसा किसी के पास नहीं रहता है, काम करने की इच्छा होना चाहिए। पैसा आते रहता है, काम होते रहता है, चलते रहता है, सब कुछ होता है। मतलब लगे रहो, बस सीधी बात है। लगे रहो, कहीं न कहीं से पैसा आएगा और कहीं न कहीं से लगेगा। सिर्फ आपकी नीयत ठीक होना चाहिए। आपको पैसे देने वाले भी बहुत मिलेंगे और आपको समय से वापस करना है। समय से वापस करना है और समय से वापस भी करना है, और उनको पूरे तरीके से जो उनका इंटरेस्ट वगैरह है वो पूरा तरीके से हमको देना है। उसमें रोने पीटने नहीं करना, नहीं तो आगे पैसे नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। एक किसान से व्यापारी का ट्रांजिशन जो आपने किया, उस पर थोड़ा मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो किसान हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं जो वो किसानी के साथ कोई व्यापार करना चाहते हैं। तो पहली चीज़ तो करना चाहिए क्या किसानी के साथ कोई व्यापार करना चाहिए, लेकिन वो व्यापार क्या है वो देखना है। वो व्यापार हो सकता है अपने से, नहीं होगा। बहुत सारे व्यापार ऐसे हैं कि जो किसानी के साथ नहीं हो सकते हैं, या व्यापार करने वाला किसानी नहीं कर सकता है। जितने भी व्यापारियों ने, किसानों ने जो ज़मीन ले रखी है, जितने भी व्यापारियों ने, वो सिर्फ या तो नाम के लिए रखी है, या अपनी बचत करने के लिए रखी है, या फिर इनकम टैक्स बचाने के लिए रखी है। इन चीज़ें हो सकती है उसमें। बाकी खेती करने वाला व्यापार करेगा तो फिर खेती नहीं होगी, तो खेती होगी तो फिर व्यापार नहीं होगा। दोनों चीज़ का है। फिर क्वेश्चन ये है कि खेती के साथ व्यापार करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, करना चाहिए, लेकिन उससे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे क्या है कि मैंने गेहूँ लगाया है, तो मेरे पास गेहूँ अगर
200 क्विंटल भी हुआ है और मेरे को व्यापार करना है, मेरे पास पैसा बचा हुआ है, तो मेरे को 200 क्विंटल गेहूँ और ख़रीद लेना चाहिए। ओके। तो गेहूँ से का व्यापार में तो उसमें हुई, तो मुझे पता है कि गेहूँ का क्या करना है, कैसे होता है, क्या होता है। हमको पता होना चाहिए, कोई भी व्यापार करते हैं तो उसमें पता हो जाना चाहिए कि एक्चुअल कंडीशन इसका अंजाम क्या है, कि इसका होगा क्या, हम इसको कैसे। कई चीज़ें ऐसी रहती है कि जिसको हम खरीद लेते हैं या कोई व्यापार करने चले जाते हैं और उसको हमको पता ही नहीं रहता कि इस व्यापार में होता क्या है, तो आदमी उसमें सीधे सीधे घाटे में चला जाता है। मैंने देखो, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मैंने ट्रक खरीदा। अब मुझे यही पता नहीं था कि इसको क्रेन किसको बोलते, तो हम चेचिस में घुस करके देखते थे कि यहाँ कहीं क्रेन लिखा होगा। फेल हुए उसमें, अनुभव नहीं था तो फेल हुए। अगर मुझे कपड़े की दुकान खोलना है तो पहले मेरे को 6 महीने या साल या 2 साल मेरे को किसी कपड़े वाले के यहाँ नौकरी करना चाहिए, तब मेरे को पता लगता है कि ये व्यापार किस तरीके से होता है। तो हर व्यापार करने वाले को व्यापार का तरीका होना चाहिए, व्यापार कैसे होता है ये पता होना चाहिए। सीखने के ऊपर जोर है। नहीं, सीखना है मतलब हमको पता होना चाहिए कि हम इस व्यापार को करने जाएंगे तो इसका अंजाम क्या है और कैसे होता है। पहले तो कैसे होता है ये चाहिए हमको। किसानी से जुड़े हुए कुछ व्यापार आपके हिसाब से जो आज किसान कर सकते हैं? किसानी से जुड़े बहुत व्यापार है। जैसे कि कुछ उदाहरण आप दे जैसे सकते? मैं आलू की खेती करता हूँ तो मैं व्यापार आलू का कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आलू का क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर क्या होता है कि एक तरफ से जो है हमको एक ही सोच नहीं होना चाहिए कि हमको हमेशा ऐसा करना ही है। हमको बाहर के मार्केटिंग की पोजीशन, आपके आलू कितना है, आप कहाँ कहाँ कितनी खपत होगी, कितना बचेगा या क्या होगा, पूरे मतलब ये निकलता है सब सिस्टम से निकल के आता है। तो हम उन लोगों से रिलेटेड होना चाहिए और उनसे सब जानकारी लेकर के हमको अपने दिमाग से काम करना चाहिए। मतलब आपकी बात को अगर समराइज करूं कि भैया एक तो फिक्स मत करो, खेती के साथ व्यापार समय समय पे बदलते रहो। बदलने का मतलब ये है कि हमको व्यापार करना है। तो आज जैसे आज प्याज कम था तो हमको प्याज का स्टॉक करना था। मैं भी खेती से रिलेटेड हूँ, मैं भी प्याज का स्टॉक कर सकता था और मुझे पैसे मिलते हैं इस साल। मैंने नहीं किया लेकिन मेरे को पता था। इस साल आलू का भी पता था कि आलू में पैसे मिलेंगे और मिले आलू में पैसे। हमने भी आलू स्टॉक किया था, पैसे मिले हमको। तो उसको समय को देखना पड़ता है, व्यापार में भी एक समय को देखना पड़ता है कि इस वक्त इस साल किस चीज़ में हमको पैसा मिल सकता है। आपने एक बात बोली कि यहाँ पर समय देख के चलना चाहिए, है ना? तो इसमें मुझे एक चीज़ जो पता है, मतलब मुझे किसी ने अभी आपसे पहले ही जो लड़के आके गए उन्होंने एक बात बताई थी कि आपका जो सर्किल होता है ना, या आप ऐसे व्यक्तियों को रख सकते हो जो व्यक्ति आपको उसके विषय में सिखा सकें। कोच बोलते हैं उसको, बोला सिंपल सा, कि जैसे आपको ये काम नहीं आता, सपोज करो आपको मार्केटिंग नहीं आती, तो आप मार्केटिंग के लिए एक बाहर के व्यक्ति को ले लो, बाकी का आप काम देखो, मार्केटिंग का काम वो देखेगा केवल। तो इस तरीके का कुछ। लेकिन एग्रीकल्चर में होता बहुत कम है, क्योंकि एग्रीकल्चर में काम करने वाला व्यक्ति, मैंने बोला आपको कि वही होता कि जिसको अच्छा अनुभव नहीं होता है। या तो वो जो उसको रखेगा वही उसको चुना लगा के चले जाएगा। उसको तो यही करना पड़ता है कि हमको ऐसे 10 व्यक्ति ढूंढना है उस व्यापार के, जिनसे हमको सलाह मशवरा करके ही उस व्यापार को करना चाहिए। जैसे आलू के व्यापार में मैं गया तो मुझे 10 आदमी या बस 12 आदमी मेरे को ऐसा लगे कि ये खास व्यक्ति हैं और इनको पूरे इंडिया की जानकारी होती है, तो उनसे हमको सलाह मशवरा करना चाहिए, क्या करना है ये नहीं करना। देखो घाटा नफा तो एक तकदीर के ऊपर भी होता है, लेकिन पहले भी हम सोच समझ के चलेंगे तो हमको कभी घाटा नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि आप लोग अभी जैसे आलू के व्यापार में या कोल्ड स्टोर के व्यापार में या किसी भी व्यापार में अगर कोई जाता है तो उसको डर बहुत लगता है, भय बहुत रहता है कई चीज़ों का कि नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल, है ना? तो इस डर के ऊपर कैसे काम करे, वो क्या करे कि जिससे उसका डर कम हो? काम करना है आपको तो डर के अगर कोई भी काम नहीं हो सकता, मैं बोलता रहा हूँ डर के कोई काम नहीं हो सकता है। तो करना तो पड़ेगा काम, आपको कहीं भी काम तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ तो भी करना ही पड़ेगा ना। ज़िंदगी चलेगी कैसे? ज़िंदगी चलेगी कैसे? कुछ नहीं। और फिर मैं कह रहा हूँ ना कि 10 जने से सलाह करके अगर हम काम करेंगे तो कभी भी ज़िंदगी में हमें घाटा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि 10 के दिमाग तो 10 के होते हैं और 1 का दिमाग 1 का होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ग्रुप में काम करें आप। आपने एक चीज़ बताई थी जब हम बात कर रहे थे वहाँ पर बैठ के पीछे कुर्सी पर, तो कि किस तरीके से पैसा कमाना है महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पैसे को आगे कैसे काम पे लगाना। हाँ, वो बड़ी चीज़ है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जैसे
कोई फार्मर है, उसके पास फसल आ रही है, उसको लग रहा है कि मेरे पास अभी 2 लाख रुपए आएंगे या 1 लाख रुपए आएंगे या 3 लाख रुपए, तो पहले तो वो फसल आने तक 50,000 का खर्चा कर देगा कहीं में भी। या गलत रास्ते में चलते हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गलत रास्ते में चलते हैं, पैसा वहाँ बर्बाद होता है। और गलत रास्ते में जाने से पैसा बर्बाद होता हो तो होता है, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती कि आप ये नहीं सोच सकते कि मैं अगर आगे काम क्या करना है। अगर जैसे रात को शराब पी ले आदमी ने, सुबह उठ करके फ्रेशनेस नहीं हुआ कभी भी, वो उसका दिमाग चकराएगा, कभी वो ये नहीं सोच सकता कि मैं जा करके ये काम कर लूँ। तो नशे के पैसे से पैसा ख़त्म नहीं होता है, उसकी सोच से पैसा ख़त्म होता है। मतलब नशे की वजह से सोच खराब होगी, नशे करना से पैसा ख़त्म ही नहीं होता, क्योंकि हम भी तो खर्चा करते हैं, तो उससे पैसा ख़त्म होता है क्या? हम अगर 100 रुपये करते हैं तो 200 रुपये की दारू पीता होगा, फर्क तो कितना ही है ना। लेकिन उसको पीने के बाद दूसरे दिन जब सुबह उठेगा तो अपन क्या करते हैं कि जैसे हम 100 रुपये खर्चा कहीं करके आ गए, लेकिन हमारी सोच ये रहती कल हमें सुबह ही जा कर के ये काम है करना है, और उसको ये समझ ही नहीं आएगा कि मेरे को क्या काम करना है। घाटा वहाँ होता है, सोचने की क्षमता खत्म होती है, सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, हमारे काम और व्यापार करने का तरीका खत्म हो जाता है, इसलिए पैसे में फ़र्क आता है। पैसे में फ़र्क यहाँ से आता है, मतलब पैसे का देखा जाए तो देखा जाएगा यूज करने का तरीका होना चाहिए। हाँ, जैसे मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी दारू पीने वाले बेकार होते हैं, लेकिन उसको किस समय में कब कैसे क्या करना चाहिए ये विशेष ध्यान। आप दारू पीते हैं कि नहीं? मैंने आज तक जिंदगी में चखी भी नहीं है। कहाँ छूट गए आप साहब? न तो सिगरेट भी है, हाँ, न पान का शौक है, न तम्बाकू खाने का शौक है, न कहीं दारू ये वो कहीं किसी तरीका, सिर्फ शौक है कि ये चाय पीते हैं बस, और कुछ नहीं। नहीं तो मतलब देखिए पैसा था आपके पास, हाँ, आप पी भी सकते थे, बट सवाल ये क्या छूट कहाँ गए? क्योंकि और आप जिस कम्युनिटी से आते हो वहाँ ये चलता है। वो ईश्वर की देन है, मैं कहता हूँ कि सब अपने हाथ में होता ही नहीं। कभी प्रेशर नहीं बनाया लोगों ने आप पे कभी कि भाई पी लो यार, आप तो पी सकते हो? पहली बात तो प्रेशर बनाने वाले अपने सामने ही नहीं आते। ये कंडीशन है अभी तो। अच्छा, मतलब आपका इस मामले में कंडीशन है कि ऐसे प्रेशर बनाने वाले तो अपने पास में फटकते भी नहीं है, ओके, आगे इधर उधर से निकल जाते हैं, रास्ता छीन लेते हैं दूसरा। और वैसे ही मालिक ने मेरे घर पे भी दिया है, 3 बच्चे हैं, उसमें भी उनके भी 2 बच्चे हैं, सभी बढ़िया हैं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई अभी तो दारू को हाथ नहीं लगाता है। क्या बात है, कल्चर अभी तक आपने मेंटेन किया हुआ है। वो ऊपर वाले की मेहरबानी, मैं क्या करूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, कैपिटल की हम बात कर रहे थे, तो पैसे को आपने बताया कि सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। सही तरीके से यूज करे आदमी को पैसे कभी कम नहीं बढ़ता है। और खेती का व्यापार जो गलत बोलते हैं वो गलत चीज़ है। व्यापार खेती का सबसे बेस्ट है। आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं है, आप कब कहाँ जा रहे हो ये कोई आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि आपको सर्विस करना है तो 9 बजे वहाँ पहुँचना पड़ेगा। लेकिन खेती में ये नहीं है कि मैं 9 बजे पहुँच जाऊँ, उसको 6 बजे भी पहुँचना पड़ेगा, 12 बजे भी पहुँचेगा तो चलेगा। शाम को 6 बजे छुट्टी नहीं होती है तो 8 बजे भी छुट्टी करेगा वो, और 3 बजे भी छुट्टी कर लेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। खेती का सिस्टम ऐसा। लेकिन अगर खेती को सही तरीके से करना, तो मैं तो आप ये इतना जोर दे के आपको बोल रहा हूँ कि खेती के अंदर एक परिवार के बीच में अगर ज़्यादा नहीं तो 3 एकड़ ज़मीन भी हो। 3 एकड़ मतलब कितने बीघा हो गई? 4.5-5 बीघे ज़मीन भी होती है। हाँ। और वो सही तरीके से उस खेती को करता है और परिवार उसके अंदर लगा हुआ है, 3-4-5 जने का भी जो परिवार है उसमें लगे रहता है, उसको कभी पैसा कमी पड़ती नहीं है, कभी नहीं पड़ेगी, कभी ज़िंदगी में नहीं पड़ेगी। 5 बीघा अगर किसी के पास ज़मीन है तो 5 बीघे ज़मीन और 5 आदमी का परिवार है, कितना कमा सकता है साल का वो? मैं आपको बताता हूँ कि 5 बीघे में 5 प्रकार की सब्जियाँ लगा दो आप। पानी इतना होना चाहिए, एक ड्रिप से पानी भी बहुत कम लगता है। 5 तरह की सब्जी लगाओ, आपको पर डे 2,000 रुपये 3,000 रुपये रोज़ मिल सकते हैं। 2-3 हज़ार रुपये रोज? 4-3 हज़ार रुपये रोज़ 5 बीघे की सब्जी में आपको मिल सकते हैं। मतलब आपके हिसाब से महीने का अगर 2,000 भी मिले तो 60,000 रुपये महीना? बिल्कुल बिल्कुल कमा सकता है वो आराम से। शुद्ध मुनाफा? उसको 5 जनों को लगना उसी में पड़ेगा। शुद्ध मुनाफा? शुद्ध मुनाफा। अब देखो मेहनत अपन उसमें करते तो अपनी मजदूरी भी उसी में है, लेकिन उसको जब 60,000 रुपये महीने 5 आदमी में आएगा तो उसका खर्चा कितना हुआ, पैसा कितना बचेगा, उसके ऊपर देख लो, आप जोड़ लो जरा। कभी भी ज़िंदगी में उसको पैसा कमी नहीं आई, लेकिन करना उसको तरीके से ही पड़ेगा। मतलब अगर आपकी बात सही है तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, अच्छे कॉलेजेस से MBA इंजीनियर करके अच्छे बच्चे नहीं कमाते पहली जॉब में इतना पैसा। मैं एजुकेशन की अगर आप बात करते हैं तो मैंने 7वीं क्लास पास की है।
क्या बात कर रहे हो? मेरा एजुकेशन 7वीं क्लास है बस। अब एक कलेक्टर ने जितना नहीं कमाया उससे ज़्यादा मैंने कमाया। हाँ। कमाई की बात तो देखो अपन वो ऐसे कर नहीं सकते। कलेक्टर साहब को तो सुबह से 30 दिन हुए पैसा मिल जाता है, हमको 30 दिन में पैसा मिलता नहीं, हमको 90 दिन में मिलता है। कोई फसल लगाते हैं तो 90 दिन में आती है। लेकिन सब्जी एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर हमको सिर्फ 45 दिन के पैसा मिलता है हर फसल में। और कोई भी फसल लगाओ 45 दिन में चालू हो जाती है। और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि टनों में निकलती है, मतलब 1 एकड़ में से 100 टन तक भी निकलती है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ऐसी फसलें भी है उसमें। बैंगन है कितना निकलता है, टमाटर कितना निकलता है, लौकी कितनी निकलती है, आप सोच नहीं सकते कि कितनी निकलती है। करते क्यों नहीं है फिर किसान इस तरह की खेती? हमारी समझ भी तो होना चाहिए ना, हमको समझ में भी तो आना चाहिए ना। अभी अच्छा, फिर एक्चुअल कंडीशन में वो क्या है कि अब तो इतने वाहन और ये सब चीज़ इतने साधन हो गए कि वो कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन खेती का काम बहुत अच्छा है, कोई इसका बुरा कहे वो गलत है, वो सोच गलत है, वो चीज़ अलग है। वो हमसे नहीं होता है तो हम उसको कहते हैं कि गलत है, लेकिन हम अगर करना चाहें तो सबसे अच्छा काम है, सबसे अच्छा काम है। और हम करना चाहें तो। एक बात मैं आपको और इसमें ऐड करूंगा खेती के लिए, क्योंकि मैं फाइनेंस के बैकग्राउंड से आता हूं तो उसके हिसाब से बता रहा हूं। किसान अगर 10 करोड़ भी कमा रहा है ना, वो पूरा टैक्स फ्री है। हाँ, उसको तो चिंता ही नहीं है। गवर्नमेंट ने एक्चुअल कंडीशन में होता भी यही है साहब। अच्छा, फिर दूसरी बात है कि हम कुछ चीज़ों में तो ऐसा रहता है कि जैसे सोयाबीन लगाया हमने, तो हमको 5 मौसम 6 मौसम तो ऐसा लगते हैं कि जिनसे हमको लड़ना पड़ता है, बीमारी से लड़ना पड़ता है, पानी आ गया ज़्यादा आ गया तो भी लड़ना पड़ता है, कम हुआ तो भी लड़ना पड़ता है। मतलब प्रकृति का उसके ऊपर ज़्यादा वो है, इफ़ेक्ट है। जी लग गई है तो दवाई डालना है, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ आपको कि उसके बाद भी अगर हम सही तरीके से करें तो ईश्वर देता है इस खेती के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलता, मिलता है। और मैंने तो जो भी कमाया है ईमानदारी का है, एक एक पैसा ईमानदारी का, और पूरा खेती से कमाया हुआ है जो भी आज तक है। बहुत मेरे पास जो है वो सब खेती का ही पैसा है, एक भी पैसा इधर उधर का नहीं है। उसी के व्यापार का है, खेती के व्यापार का है, खेती का ही है, वो सब खेती का ही पैसा है, बस एक पैसा भी दूसरा है कुछ नहीं है। वाह, मानना पड़ेगा। मतलब बीजलपुर ज़मीन मेरी थी जो 9.5 बीघे ज़मीन थी, वो ज़मीन हमें उस समय में 1,60,000 रुपये एकड़ में ज़मीन बेच दी थी। उस समय मैंने बाहर खरीद ली थी, तो उस रेशो में मेरे को बाहर भी मिल गई थी। तो मेरे को यहाँ से 14 लाख रुपए आए थे इस ज़मीन से, टोटल बीजलपुर से। वो पैसा उस ज़मीन में ज़रूर है, लेकिन बाकी का सारा पैसा मेरा सब फसल का आया हुआ ही है। तो आपका स्ट्रेटेजी क्या रहता है? मतलब जैसे मान लो आपने खेती करी 100 बीघा में, आपके पास 1 करोड़ रुपए आ गए, अब आप इस 1 करोड़ रुपए को आगे कैसे यूज़ करते हो? एक्चुअल कंडीशन में क्या है कि खेती से 1 करोड़ आता तो बचता नहीं 1 करोड़। ओके, कम से कम 60% हमको खेती में खर्चा करना पड़ता है, 40% हमको बचता है। ठीक है, तो जो 40 लाख बच गए, आप उसको आगे कैसे यूज़ करते हो? 40 लाख बच कहाँ गए? वो पड़ोस वाले ने ज़मीन दे दी ना, देने तो उसको पड़े ना। अच्छा, आप खरीदते रहते हो और आगे। वही कह रहा हूँ ना कि मेरे को ज़मीन मिलती गई और मैं लेते चले गए, तभी तो जाके 116 बीघे ज़मीन हुई, तो कैसे हुई? बचेगा अपने पास पैसे? ओके, बट अभी जैसे अब रिसाइकलिंग होता है, बस वो रिसाइकलिंग होता रहता है। पैसे कभी बचते हैं किसान के पास, अगर कोई दूसरी काम नहीं करे वो तो बचते हैं पैसे उसको। पर अब अपने पास तो इसलिए नहीं बचे कि वो पड़ोसी ने बचने ही नहीं दिया। हमेशा पड़ोसी बेचता था और हम खरीद लेते थे। पड़ोसी ने कभी बचने ही नहीं दिया। मेरे को लगता है साहब, मैं यूँ समझ लो कि 1970 से एग्रीकल्चर के काम में आया हूँ। 1970 से? बराबर 70 से। और मैं आपको अप्रैल बता दूं कि महीना भी अप्रैल था, 13 अप्रैल के बाद से आया हूँ मैं 1970। मेरी शादी हुई थी उस समय में। उसके बाद स्कूल जाना बंद, खेती करना शुरू। तो तब से ऐसा हुआ कि अब आज कितने साल हो गए, यूँ समझ लो कम से कम नहीं तो मेरे को लगता अब 54 साल हो गए, 53 तो हो ही गए। तो 53 साल में ऐसा नहीं हुआ कि मेरे घर में अब किसी को पैसे देना है और 1 लाख रुपए रखे हुए हैं। मेरे को 10 लाख 5 लाख 20 लाख 50 लाख देना ही रहते हैं हमेशा। आज तक की ज़िंदगी ये सैली है। बाकी देना रहता वो एक अलग चीज़ है, बाकी जो पीछे बैकग्राउंड बना वो बहुत अलग चीज़ है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चूँकि आप किसानी से आते हो, कि किसानों का
ऐसा मानना है कि जो लोन मिलते हैं, केसीसी मिलते हैं, बैंकों से पैसे मिलते हैं, वो अक्सर भरते नहीं हैं, है ना, या बैंकों से वो लेन देन ज़्यादा करते भी नहीं हैं। देखो मैं भी किसान हूँ, मेरा गवर्नमेंट में से कभी ज़िंदगी में 1 रुपया माफ़ नहीं हुआ, सिर्फ 38 रुपये माफ़ हुए हैं। मैंने कभी ज़िंदगी में उधार मतलब रखा ही नहीं कि आज भरना नहीं है, अभी भरना है फिर निकाल लेना है, भरना है फिर निकाल लेना। तो मैंने कभी भी मैं वो नहीं हुआ हूँ, मतलब कि अभी इस साल पैसे अपन ने नहीं भरे, ऐसा कभी भी नहीं, कभी भी नहीं हुआ है। ये 50 साल की ज़िंदगी में एक साल भी ऐसा नहीं आया कि अपन ने किसी बैंक के पैसे नहीं भरे हों, सोसाइटी के पैसे नहीं भरे हों, किसी के पैसे भी नहीं भरे हों, या बिल नहीं भरा हो। ऐसा पूरा ज़िंदगी में अभी तक 53 साल की उम्र में ऐसा नहीं आया। हाँ, वो लोगों की सोच बदलती है, सरकार बदल रही है, पैसे माफ़ करेगी, वो करेगी, कुछ दूसरे खर्चे कर लेते हैं, पैसा नहीं रहता है, वो नहीं भरते हैं, ब्याज बढ़ जाता है, फिर वो ऐसे तकलीफ तो आती है फिर किसी न किसी से। फिर दूसरी सबकी खेती भी इतनी बढ़िया नहीं होती है, सही बात बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे ईश्वर का एक वो भी रहता है कि जो हमने खेती की, मैंने पालक भी लगा दिया तो मेरे को पैसा मिला उसमें, मैंने जो फसल लगाई उसमें मेरे को पैसा मिला है। ऐसा एक फसल में भी नहीं हुआ कि इसमें पैसे नहीं मिले। कोई बाई चांस ऐसा हुआ होगा कि फसल में पैसे नहीं मिले होंगे तो बरोबर होगा, घाटा नहीं गया होगा। तो जब घाटा नहीं जाता तो खेती घाटे की हुई कहाँ से? सही है, घाटे कभी जाते ही नहीं खेती के अंदर। ओके, इसमें जो आपने बात बोली कि ये जो आपने बिल टाइम पे करे, ब्याज टाइम पे करा, ईएमआई टाइम पे करा, इसका आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ? मेरे को फ़ायदा क्या हुआ, मेरे रास्ते खुलते चले गए और मैं काम करते चले गया। और जिन लोगों ने नहीं भरा उस समय, उनको क्या नुकसान हुआ? क्या है, कभी भी गड़बड़ होती है। जब हम किसी भी व्यापार, किसी भी तरीके में हम जब कुछ गड़बड़ करते हैं तो हमारा रास्ता रुकता है। जैसे मैंने आपसे पैसा उधार लिया और आपको नहीं दिया, तो आप 10 जगह बात करोगे तो मैं 10 जने पैसे देने वाले मेरे को नहीं देंगे। मेरे को ऐसे पैसे देने वाले मिले। ऐसा समय भी आया मेरे साथ में कि मैं एक एक व्यक्ति के 3-3, 4-4 साल पैसे नहीं दे पाया, लेकिन उन लोगों ने मांगा नहीं और उन्होंने बोला कि और चाहिए ले लो, लेकिन घबराना मत। मेरे को एक समय आया था कि 20 बीघे ज़मीन भी बेचना पड़ी मेरी, होता है घाटे नफे में, बेच करके सब लोगों का पैसा दिया और यहाँ तक कि डबल से भी ज़्यादा पैसे दिए। जैसे मैंने किसी से 3 लाख रुपए लिए तो 6,11,000 रुपये दिए ऐसे। फिर एक बोला नहीं कि 1 रुपया इसमें कम ले लो आप, तभी वो अगले पैसे देते हैं अपने को। देखे कि जब अपना व्यवहार ख़राब कर लेंगे तो पैसे तो मिलते ही। मतलब व्यवहार का बड़ा वैल्यू है, क्रेडिट का बड़ा वैल्यू है। हर जगह की बात है वो तो। ओके, मतलब इसका आप एक तरह से देखा जाए तो आपके व्यवहार की वजह से आपको बहुत काफ़ी मेरे को लेवरेज मिला है। और मैं अपने जीवन के पैसे से जो किया वो तो किया, लेकिन लोगों के सही पैसे से मैंने काम किया है। तो लोगों के पैसे से आपने जो काम किया है, मुझे एक चीज़ जानना है। देखो, मैं एज अ बैंकर काम कर रहा हूँ और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि लोग अपने पैसे से पैसा बनाने का सोचते हैं, वो भी नहीं कर पाते। बट कुछ लोग हैं जो कि अपने से तो अच्छा करते हैं, ये दूसरों के पैसे के साथ भी बहुत अच्छा करते हैं। और एक्चुअल कंडीशन में साहब कि मैं शुरू में जब पैसा लेना शुरू किया ना, जब अपनी कुछ भी पैसे नहीं थी मतलब, तब 3 रुपये सैकड़े में ब्याज में उधार मिलता था। 3 रुपये सैकड़े में? हाँ, मैं 3 रुपये सैकड़े में, आपको 73-74 की बात कर रहा हूँ, 3 रुपये सैकड़े में पैसे मेरे को उधार मिलते थे। उसमें भी प्रॉमिसरी नोट लिखने के लिए देना पड़ता था 1,000 रुपये के लिए भी। अच्छा। तो क्या है कि उस समय भी पैसा बचता था अपने। 3 रुपये में भी अब पैसा बचा लेते? पैसा बचता था उस समय में। अब 3 रुपये में उसमें सामान कितना आता था? अगर 1,000 रुपये किसी से उधार लिए तो 4-5 बीघे ज़मीन बोल लेते थे उस समय में। 200-300 रुपये बीघे से ज़्यादा लगता थोड़ी था पैसा उस समय। डीजल क्या भाव था? आप सोचो डीजल क्या भाव था। सन 80 में 2.5 रुपये लीटर डीजल था। 2.5 रुपये क्या, 2.5 रुपये लीटर तो मेरे को लगता पेट्रोल था, डीजल तो और कम था। ओके। हाँ, तो पैसा कितना लगता था उस समय में? मतलब आपने कैपिटल का लेवरेज यूज़ किया। हाँ, उस समय में जब मैं आपको एक बात बोल रहा था कि जब मेरे को 3 रुपये सैकड़े में पैसे मिलते थे, जब धीरे धीरे उनसे मैंने व्यापार शुरू किया, व्यवहार शुरू किया, तो धीरे धीरे ब्याज घटते गया और मेरे को 1.25 रुपये सैकड़े में पैसा मिलने लग गया। उन्हीं लोगों से? उन्हीं लोगों से। जो बड़ी बात बोल रहा था मैं आपको कि जिन लोगों ने मेरे को 3 रुपये सैकड़े में पैसे ब्याज दिया था, उन लोगों ने मेरे को आज 1.25 रुपये में भी ब्याज दिया। ओके, ये व्यवहार का ये तरीका है। व्यवहार का ये फ़ायदा है, व्यवहार से सीधा सीधा मुनाफा बढ़ गया। मतलब सीधे 1.25 रुपये ब्याज घट गया ना, मतलब घट गया मतलब मुनाफा बढ़ गया। मुनाफा बढ़ गया, वो अपना मुनाफा बढ़ गया। वेरी गुड। अच्छा, अभी आप जो क्रेडिट के लिए, या आप बोलते हैं
अब तरीका बदल गया होगा, आप वही यूज़ कर रहे हैं, चेंज कर लिया? मैं सारा चेंज। तो अभी क्या स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं आप? वो बहुत, अब तो क्या, अभी तो क्या है कि मैंने वहाँ एक नई ज़मीन खरीद ली है और उसमें आपको पता ही है सब इधर उधर से कर कुरा करके। नहीं मतलब अभी भी आप पुराने तरीके से मार्केट से ही पैसा लेते हैं या ना, नए लोगों के साथ जुड़ गए हैं या बैंक से ले रहे हैं? बैंक से भी ले रहे हैं, पुराने लोग जो हमारे हैं उनसे भी ले रहे हैं, उनसे भी काम चला रहे हैं, सब चला रहे हैं, सबसे लेन देन चल रहा है। मतलब लेन देन। कुल मिला करके लेन देन चल रहा है और काम भी चल रहा है। बैंकों से जुड़ने के बाद आपने क्या फ़र्क महसूस किया? मार्केट से पैसा लेना और बैंक से पैसा लेने में क्या अंतर है? देखो, बैंक का पैसा पड़ता तो सस्ता है, ओके। हाँ, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में बैंक में जो होता है ना वो बाहर नहीं होता है। बाहर में तो हमने जैसे ले लिया पैसा कि आज से 1,000 रुपया लिया है तो हमको उसको 365वें दिन उसका इंटरेस्ट जोड़ के हम उसको दे देते हैं। हाँ। बैंक वाले तो आज हमको बोलते हैं कि 9.5% में आपको पैसा दिया है, लेकिन 9.5% से पैसा बनता, जैसे अभी भी मैंने किस्त भरी तो वो ब्याज उन्होंने 3.75, जबकि उसका 3.65 बन रहा था, वो 3.75 ले रहे हैं हमसे। मैंने बोला यार ये कैसे कर रहे हो आप? बोले आपका ऐसा था वैसा था वैसा हो गया। अब वो पता नहीं कौन कहाँ से क्या करके लाते हैं क्या गणित बिठाते हैं? गणित बिठाते हैं, जैसे अपना कैलकुलेशन तो ये चलता है कि ये रेट है, इतना पैसा है, इतने पे इतना इतना बनता है। हाँ। तो अपन तो 1 मिनट में निकाल लेते हैं, लेकिन अभी भी मेरे को आकाश ने बोला कि आपका 3.75 इंटरेस्ट हो रहा है। अरे मेरा 3.75 कैसे इंटरेस्ट हो रहा है साहब, 3.65 हो रहा है। बोले नहीं 3.75 हो रहा है आपका, ये अभी भरो, आप देखो मैं आपको समझा दूंगा, आपको बता दूंगा। तो भरना ही है, मतलब वो बात नहीं है। लेकिन बैंक में हिसाब समझ में नहीं आता है, पैसा जरूर सस्ता पड़ता है लेकिन हिसाब समझ में नहीं आता। ये पैसा सस्ता कैसे पड़ता है? आप सस्ता बोल रहे हो। सस्ता क्या है, सीधी सीधी बात, बाहर से लिया वो 15% है और यहाँ से लिया वो 9.5% है। 6% का अंतर है। 6% का अंतर है, तो 1-8% के घुपले मार देते हैं तो 5 ही बचता है। हाँ 5 बचता है। ठीक है, ओके। आपका अनुभव कैसा रहा बैंकों से पैसा लेने के बाद? ठीक है साहब, अनुभव कुछ नहीं है, समय पे पैसा भरो बस, और कुछ नहीं है। समय पे पैसा भरो। बाहर से लेने में ये फ़र्क है कि जैसे मेरे पास साल भर भी पैसा नहीं आया तो किसी का टेलीफोन नहीं आएगा। वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ तो हर महीने आपको पैसे देना है, वहाँ एक्टिव रहना पड़ता है। तो आपके हिसाब से कब बाहर से लेना चाहिए और कब बैंक से लेना चाहिए? ये बैंक से पैसे तो बैंक से ही लेना चाहिए, जब तक अगर व्यक्ति को मिल जाए, जब तक बैंक से ही पैसे लेना चाहिए, बाहर से लेना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि 5% तो बचेगा ना कम से कम अगर बचत करना है तो वो, और शांति से सोना तो बाहर से ले लो, फिर वो समय में मांगेगा लेकिन ज़्यादा मांगेगा, फिर ज़्यादा मांगेगा, वो शांति के पैसे ज़्यादा मांगेगा। शांति के पैसे ज़्यादा मांगेगा। अच्छा बाबूदा, 70 साल की उम्र आपकी होने आ गई है, इस उम्र में भी आप इतने एक्टिव हो, इतने फिट हो। हाँ, तो क्या है सेहत का राज, क्या है आपकी? जी अब सेहत तो क्या है, मेहनत करते थे और आज भी मेहनत तो करते ही। मतलब क्या करते हो, मतलब मेहनत में क्या करते हो आज? अब तो वास्तव में खेती में तो कुछ मेहनत करते नहीं है। हाँ, ये भागा दौड़ी करते हैं, जैसे इधर से लाना उधर से ले जाना, यही करते हैं। बाकी तो रूटीन क्या आपका? रूटीन थोड़ा सा बताएं। बस रूटीन तो सुबह उठते हैं, गर्म पानी पीते हैं 4 गिलास, फ्रेश होते हैं और एक्सरसाइज करते हैं 1 घंटा। 1 घंटा किस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी आप आजकल? अलग टाइप की है, 6-7-8 तरह की है उसके अंदर। तो योगा कर रहे हैं, कुछ और कर? योगा भी है उसमें, सब कुछ है, मतलब मिला करके। तो आप अकेले हैं कि कोई ग्रुप वगैरह? नहीं, मैं अकेले ही करता हूँ बस। ओके। 50 से 60 मिनट की एक वो है एक्सरसाइज मेरे पास, वो एक्सरसाइज करता हूँ। उसके बाद नहा धो के अगरबत्ती लगा के और काम पे मार्केट, और क्या, कहीं भी जो भी काम करना हो, नहीं हो तो पेपर पढ़ो और काम करो, बस जो भी करना हो। अच्छा, जीवन में कोई एक आपकी फ़िलॉसफी जिसे आप फॉलो करते हो, जिस बात को आप मानते हो, जिससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ हो? फ़ायदा तो सर ये अपने हाथ में तो है ही नहीं। फ़ायदा तो काम, मैं तो कह रहा हूँ कि आदमी को हर तरीके से काम करना चाहिए। फ़ायदा मिलने का काम तो ईश्वर के हाथ में है, आपको किस में मिलेगा किस में नहीं मिलेगा ये चीज़ अलग है। और अब समय बदलते रहता है, समय बदलते बदलते अपने को काम भी बदलना चाहिए। ओके। देखिए आपके अभी पोते हैं जो हैं अभी, हाँ, अभी आपके पड़ पोते भी होंगे और उनके बच्चे भी होंगे, तो ये पॉडकास्ट हो सकता है वो भी देखें, तो उनके लिए क्या मैसेज छोड़ेंगे आप? अब मैसेज तो क्या था, अब जो है ओपन है सब। फिर भी कोई एक बात जो आप उनको बताना चाहें? बताना वो तो समय पे आती है, हमको जो बात बोलना होती है ना, तो सब जैसे बैठे हैं ग्रुप में और घर में कोई बात अच्छी बोलना है तो उस समय में बोली जाती है, जो सबको उसका इफेक्ट हो। तो मतलब आपका जो बात मैं करूँ समराइज़ करूँ कि भाई सब बैठ के डिस्कस करके कोई डिसीजन डिस्कस करके सॉल्यूशन निकालते हैं, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमको अच्छी बात भी अगर बोलना है, जो सबको ऐसा लगे कि हाँ हम
भाई इससे चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो बात भी हमको बोलना है, तो हम सब साथ बैठे हैं तब जा कर के उसको बोलना पड़ता है कि भाई इस समय में ऐसा ऐसा करना चाहिए जिससे ये फ़ायदा होता है। तो वो उनके दिमाग में वो इफ़ेक्ट भी होती है। ओके। अच्छा, और काम का जो रहता है वो तो काम तो जो सब मिल करके विचार करके जो काम करते हैं उसका तो फ़ायदा मिलता ही है। मतलब जैसे हर व्यक्ति के अंदर सारे गुण नहीं होते हैं, या सारे दिमाग पूरा एक व्यक्ति में होता ही नहीं कभी भी। तो सब 4-5 दिमाग जब मिल के काम करते हैं तो सब उभर के आता है, उसके अंदर से जो अच्छी चीज़ निकलती है। और किसानों को कोई एक बात आप बताना चाहें या बोलना चाहें, कोई मैसेज देना चाहो? भाई किसानों को तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमको समय पे खेती बोना है, करना है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिप इरिगेशन वो करें। ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिप इरिगेशन करेंगे तो हमको पानी का फ़ायदा भी होगा, फसल में उत्पादन का फ़ायदा भी होगा। दूसरा, हमको बेचने के ऊपर भी विशेष ध्यान दें। जो हम बेचने जाते हैं उस पर भी विशेष ध्यान दें। जैसे हम छोटे काश्तकार हैं, मेरे पास कम माल है, तो मैं बड़े के साथ मिल करके उस काम को कर सकता हूँ। बड़े व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति के साथ मिले, हम उसके साथ उस काम को करें तो उसमें हमको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। वाह। तो बाबूलाल जी, और आपके साथ बात करके बड़ा मज़ा आया। आपकी एक मुझे जो हमेशा सबसे बढ़िया बात लगती है कि आप हमेशा आज भी एक 16-17 साल के लड़के की एनर्जी के साथ काम करते हो। काम तो मेरे को लगता ही नहीं कि मेरी उम्र इतनी है। सही बात तो ये है। सही बात तो ये है। सही मेरे को लगता ही नहीं कि मैं अभी, भाई मेरी 69 साल की उम्र हो गई, ऐसा लगता ही नहीं मेरे को। लगता ही नहीं है। नहीं, ये एक्चुअली क्या है, आपकी सोच बहुत रेयर है। नहीं तो मैं देखता हूँ, मैं आपको सच बताऊँ, मेरी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र आपसे 15 साल 20 साल कम है। तो मेरे साथ जो लोग रहते हैं उन्होंने आज से यूँ समझ लो कि मेरे से 1 साल बड़े होंगे या 1 साल छोटे होंगे, उन लोगों ने 15-15, 20-20 साल से काम छोड़ रखा है। काम छोड़ रखा है और आवारा टाइप हो रहे हैं, यहाँ टाइम काट रहे हैं, वहाँ टाइम काट रहे हैं, और हमको टाइम ही नहीं है। हाँ मैं कल, आपको मेरी बात हुई थी, मैं अकोला में था जब, हाँ। उसके 3 दिन पहले वहाँ गया था, भावनगर गया था। बताओ। तो और खुद गाड़ी ड्राइविंग करके गया हूँ, है सब, पैसा भी नहीं। अलंग 600 किलोमीटर पड़ता है, खुद ड्राइविंग करके गया हूँ, ड्राइविंग करके आया हूँ। और अकोला भी बिल्कुल ड्राइविंग करके गया हूँ, है ना। ऐसा अकोला तो खैर बहुत पास में है। पास में नहीं, आपके लिए पास में, हमारे लिए दूर है। बता रहा हूँ, मतलब कि ऐसा लगता नहीं कि नहीं, ये आपको बहुत सहज लग रहा है कहना, बट मैं आपको बता सकता हूँ मेरे अनुभव से, मैं सच बता रहा हूँ। मैं आज 35 साल का हूँ, आपसे आधी उम्र का हूँ, और मैं मेरी उम्र के लोगों को देखता हूँ कि वो शाम को ऐसे थक जाते हैं कि बस मर गए, लिटरली। हाँ, नहीं वो थकता कोई भी नहीं है। ज़बरदस्ती ये तो नाटक करते हैं, थकता कोई आदमी क्या है कि इतनी उम्र में कोई थकता है आदमी। इस उम्र में तो हमको पता ही नहीं रहता था कि हम कब आए और कब गए और कहाँ जा रहे हैं बस। नहीं, बहुत बड़ी। अब ये आपकी सोच है, ये आपको इतना सहज लगता है, इतना सहज लोगों के लिए नहीं, लोगों को तो बहुत काम लगता है। नहीं। और नहीं, आप काम करना चाहे ना आदमी, हर उम्र में हर तरीके का काम रहता है और हर उम्र में कर सकता है। अब अभी आपकी क्या प्लानिंग है, आगे क्या सोचा है आपने? बस काम है अपना, तो काम ही कर रहे हैं बस, और क्या है। जैसे स्टोर का काम मेरे सुपुर्द में है, पूरा कोल्ड स्टोरेज का वो काम है। खेती का भी है मेरे सुपुर्द में, ऐसी बात नहीं है। खेती में भी आना जाना, देखना, बताना, लेना देना। और रिश्तेदारी का अलग है? रिश्तेदारी का है, फिर मार्केटिंग का है। 4 काम आप अभी देख रहे हो? मार्केटिंग का सारा काम मैं ही देखता हूँ। मतलब 3 बिजनेस के काम? मार्केटिंग का काम पूरा, एग्रीकल्चर के जो भी प्रोडक्ट निकलता है उसकी मार्केटिंग का काम मैं करता हूँ, सिर्फ सब्जी के अलावा। जैसे आलू है, लहसुन है, प्याज है, जो भी है, मार्केटिंग का काम मैं ही करता हूँ। और ये जो नया बिल्डरशिप के प्रोजेक्ट में आ रहे हो, वो बालक खुद देखते, वो आपके बालक देख। वो मैंने बोला मेरे को इसका टेंशन चाहिए ही नहीं कुछ भी। न पैसा चाहिए न टेंशन चाहिए। हाँ, वो नहीं, बाकी मार्केटिंग का काम मैं ही करता हूँ। चलो, बहुत बढ़िया। नहीं, मज़ा आया आपसे बात करके। आपसे पहले हसमुख गांधी जी आए थे, आपकी उम्र के हैं, आपसे तो कम उम्र है उनकी, जबकि वो भी काफ़ी एनर्जेटिक हैं। नहीं, बढ़िया है, वो अच्छे आदमी हैं और जैन समाज के हैं और अध्यक्ष भी हैं हमारे कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, और मैं जल्दी उम्मीद करूंगा एक बार दोबारा आपके साथ बैठेंगे और किसान। बिल्कुल साहब, आप जो मेरे से जो भी मेरे शेयर करें, आप मेरे को जो अनुभव होगा मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बार ठीक है साहब।